आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओं, आज हमारे मेहमान हैं ग्वालियर घराने के जाने माने गायक उस्ताद अब्दुल रशीद खां। इनसे बातचीत कर रहे हैं संगीत समीक्षक अमरेंद्र ध्यानेश्वर। अब्दुल रशीद खां साहब हमारे देश के बहुत ही बुजुर्ग और जाने माने संगीतकार है। वो गायक है और पुरानी हमारी जो गायकी की परंपरा है उस परंपरा से उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। अब्दुल रशीद खां साहब इस समय उनका जो तजुर्बा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे कलकत्ता के संगीत रिसर्च एकेडमी है उसमें अपने ज्ञान का जो अनुभव और अपने ज्ञान का फ़ायदा वहाँ के विद्यार्थियों को दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी है खां साहब, आज आप इस स्टूडियो में पधारे। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में और धन्यवाद आपका। हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ बातचीत, थोड़े जरूर याददाश्त और कुछ संगीत भी यहाँ पेश करेंगे। जरूर, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा करूँगा। खां साहब, सबसे शुरू में आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी उम्र क्या है? मेरी पैदाइश जो है वो 1909 की है। 1909 की? 1909 की। इसका मतलब ये है कि आप तो सेंचुरी के बिल्कुल करीब आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल करीब आ गया। तो बड़ी अचरज की बात है कि इस उम्र में भी आप गायन करते हैं, सिखाते हैं और जिसको क्रियाशील कहते हैं, एक्टिव। जी। वैसे एक्टिव आपका ये लाइफ है, तो बड़ी अचरज की बात है। भाई ये सब मालिक की देन है और क्या कहा जा सकता है इसके लिए। मुझे लगता है कि संगीत आपके जो आपका परिवार है उस परिवार में संगीत की कुछ परंपरा रही होगी। शुरू ही से संगीत चला आया है। मेरा सिलसिला सीधा जाके मेहतान सैन जी से मिलता है। मेरा वंशज जो है वो वही है। सूरत सैन खां साहब क्या सिलसिला है मेरा। हाँ जी। तो आप थोड़ी वो जो कड़िया है बीच वाली उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हम। हाँ, सूरत सैन खां साहब के 4 बेटे, जमाल सैन, कमाल रन, अहमद शाह, बहराम खां, ये उनका सिलसिला है। तो हम लोगों का जो सिलसिला चला वो बहराम खां साहब से चला। और बहराम खां साहब का उनकी कौन सी सदी के थे वो होंगे मेरी 10वीं 12वीं पोस्ट में। और आपके पिताजी और वो भी सब संगीत में हाँ गायक वगैरह? तो बताया ना कि परंपरा चली आई फिर यहाँ की। तो आपने जब सीखना शुरू किया तो आपको सबसे पहले तालीम किसने दी? मेरे वालिद, उनसे मेरी शुरुआत। उनका नाम क्या था? यूसुफ खां साहब, उस्ताद यूसुफ खां साहब। और उनके बाद हमारी तालीम हमारे बड़े बाबा जो उनसे थे उनसे हुई। उनका भी नाम देखिए ज़रा, कुछ ऐसा सिलसिला चला कि उनका भी नाम यूसुफ खां साहब था। बड़े यूसुफ खां। तो अच्छा। बड़े यूसुफ खां और छोटे यूसुफ खां कहलाए। अच्छा जी। तो खां साहब, थोड़ी मैं आपको ये तकलीफ देना चाहता हूँ कि आपको याद है कि सबसे पहले आपको पिताजी ने वालिद साहब ने कौन सा राग सिखाया था? आपको याद है? कुछ नहीं, बस हाँ, भैरव बताया और यवन बताया। तो इसका मतलब है कोमल सुरों का एक राग और शुद्ध सुरों का एक राग। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर भैरव की कोई चीज या कोई बंदिश आप हमारे श्रोताओं के लिए पेश करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत अच्छा।
तो अब याद कर ले, तो अब याद कर ले। पहले पहले हमको बताया गया, कर ले बांध खां साहब, भैरव राग में एक पुरानी फिल्म थी जागते रहो जी। उस फिल्म में जी जी एक गाना था जो भैरव राग पर आधारित था। अच्छा अच्छा और उस गाने को लता मंगेशकर जी ने गाया है। अच्छा, बहुत ही अच्छे ढंग से गाया है। वाह। मुझे लगता है जब ये भैरव की बात चल रही है तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा ये गाना भी हम सुनाएं। जरूर। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमी नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे।
जगरे जग कलियां जागी, जगरे नगरे सब कलियां जागी, जगरे 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 जग जग। खां साहब, इस उम्र में आपकी आवाज, आपकी सेहत इतनी अच्छी कैसी रह सकती है? उसका राज क्या है? तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, गाना हुआ, पहलवानी हुई, ये सब बड़ा बड़ा बहुत ही सद्भक्ति का काम, बड़ा साधने का काम है। और इसमें थोड़ा सा अपने को लिए दिए रहना पड़ता है, जैसे लगोटबंदी। लेकिन आपने पहलवानी की बात की जी, तो आपने कुश्ती वगैरह भी की? हाँ, कुश्ती भी लड़ी, पहलवानी भी की, कसरत भी बहुत की। कसरत भी बहुत की। तो क्या गाने से इन सभी चीजों का ताल्लुक रहता है? एक से एक का ताल्लुक तो है ही है। अगर कसरत नहीं होगी, माने वर्जिश नहीं करें, तो दमखम कैसे बनेगा? और गाने में दमखम की बहुत जरूरत है। तो दमखम की अगर बात हो रही है जी, तो थोड़ा सा गाने में दमखम कैसी आती है उसका आप हमें उदाहरण दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कोई भी चीज लेके या कोई भी बंदिश लेके अच्छा, थोड़ा एक दमखम का आप उदाहरण दे तो बड़ा अच्छा रहेगा।
इतनी देर तक आप सांस को पकड़ सके, जी मुझे लगता है ये बहुत ही अचरज की बात है। मेरे ख्याल से कुश्ती तो आपने की, पहलवानी की, कसरत भी की, लेकिन कुछ खुराक की भी बात है। तो किस ढंग का खुराक आपका होता था उस जमाने में? जो पहलवानों की ग़िज़ा वो गवैये की, जो गवैये की ग़िज़ा वो पहलवान की। ये मेवा, बादाम, पिस्ता, अखरोट और सबसे बड़ा मेवा चना। चना ये हम लोग अब तक के मैं इस्तेमाल करता हूँ, चना खाता हूँ। उबाला हुआ या वैसे ही? नहीं, वैसे ही कच्चा। अच्छा। उसको दो ही आदमी हजम कर सकते हैं, या तो गवैया या घोड़ा। कमाल की बात है। तो अब आपकी सेहत का और आपकी जो गायकी है, उस गायकी में जो ताकत है, उस ताकत का राज हमें थोड़ा पता चला। तो इसके बाद मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने भैरव गाया जी, और जब सब कोमल सुरों के लिए आपको भैरव की तालीम पिताजी ने दी जी, तो पिताजी या गुरुजी आपको बताते थे कि ये फलाना राग है, इसमें ये सुर लगते हैं? हाँ, बिल्कुल तो बताते थे। तो बताते थे कि ये तीव्र, ये शुद्ध है, ये कोमल है, ये तीव्र है, ये वाद है, ये संवाद है। और उसकी मतलब चलन, उस रागों का चलन, उसका तरीका, उसका बढ़त का कायदा कि कैसे इसको बढ़ा जाएगा और किन सुरों पर रुकना है, किन सुरों पर नहीं रुकना है, ये तमाम सारी बातें उसको पहले समझाते थे। ग्रामर पहले समझाते थे उसका। इसका मतलब यह है कि पुराना जो ढंग था तालीम वाला, तो वो बहुत ही डिटेल में जाके आपको ये सब बताते थे और इससे आपके दिमाग में राग की जो छवि कायम हो गई है, वो इस उम्र में भी आप उसको भूल नहीं पाए हैं। कैसे भूलता था? ये भूलने की चीज तो नहीं है। एक बार आपने उसको समझ लिया, एक बार सीख लिया, परख लिया, तो वो आपके दिमाग में। हमारे बड़े बाबा की तो तालीम बड़ी मुश्किल थी। वो तो एक बार अस्थाई कहते थे, एक बार अंतराव, बस। उसके बाद फिर 2-3 महीने नहीं पूछते थे कि तुमने याद किया कि नहीं याद किया। उसके बाद 3 महीने के बाद वो याद करते थे कि वो तुमको फलाना अस्थाई अंतराव बताया था, उसको गाओ जरा। तो फिर आप उनको सुनाते? हाँ, उसको याद करते थे, उसको याद रखना पड़ता था। मतलब जो 3 महीना उस बीच में जो गैप हो जाता था, तो उस लोग नहीं पूछते थे उस राग को। लेकिन आप तो उसको फिर आपके दिमाग में रखते होगे तो या उसको नहीं रखे, ना रखते तो मार न खाते। क्या पुराने जमाने में बहुत मार भी पड़ती थी? बहुत मार पड़ती थी, हमको तो सब दरबारों में मारा गया। तो मेरे वालिद जो थे, जो किसी दरबार में जाते थे तो उनका कायदा था कि एक झोला बनवाए हुए थे। उस झोले में अपना जूता और मेरा जूता दोनों रखते थे। तमाम सबका जूता तो वहाँ बाहर ड्योढ़ी पे उतरा हुआ, मगर वो जूता अपना बगल में तो साइड में रखते थे। हाँ। दोनों बाप बेटे बैठे हुए गाने के लिए। और तो मैं ये समझ लीजिए कि तालीम और दरबार का गाना वो दोनों एक साथ हो रहा है। तालीम भी हो रही है और दरबार का गाना भी हो रहा है। तो वो कोई बात कह रहे हैं तो इशारा कर रहे हैं हमको कहो। अब अगर हम कह रहे हैं ठीक हो गया तो सुभान अल्लाह, ठीक ही है। और अगर नहीं ठीक हुआ तो बड़े इत्मीनान से वो तंबूरा रखा, उन्होंने रखने के बाद रुका, मेरा झोला लाना जरा। झोला ला के रायगढ़ महाराज के यहाँ झोला ला के अब हमको फौरन झोला देना पड़ता था उनको, ये लीजिए। झोले में से मेरा ही जूता छांट के निकाले। 1 2 3 4 चाहे उनका जी चाहा। और फिर अपने झोले में जूता रख के रहा शुरू हो जाओ। लेकिन ये आप दरबारों की बात कर रहे हैं तो मुझे ये पूछना था आपको कि क्या पुराने जमाने में ये जो दरबार थे या राजा महाराजा थे, क्या हमारे संगीत कला को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आश्रय दिया था? देखिए, मुगल काल में तो इसका जनाजा ही निकाल दिया गया था। उसके बाद यही राजगान है जिन्होंने संगीत को जिंदा रखा, वरना ये संगीत तो कब का मिट चुका होता। लेकिन आप किनका जिक्र करेंगे कि कौन से राजघराने थे जिन्होंने संगीत को जिंदा रखने में? करीब करीब मेरा सब, जैसे ग्वालियर है, जैसे आपके जयपुर है, और छोटे मोटे राजगान। मेरे रायबरेली जिले में, जहाँ का रहने वाला हूँ, रायबरेली जिले का 22 रियासतें हैं उसी जिले में। 22 वाड़ा कहलाता है वो। और हर रियासत में आप एक गवैया, एक पहलवान जरूर होना,
ये रियासत की शान थी उस वक्त। मतलब पहलवान को भी पालते थे, जी, गवैयों को भी पालते जी, थे। बिल्कुल। और मैंने उनके लिए दो तीन चीजें उनके यहाँ होना ही होना है। उनके लिए बड़े अभिमान की चीज यहाँ थी। बड़े अभिमान, बड़े फख्र की बात थी। बड़ी अच्छी बात हुई, उससे हमारे संगीत का बहुत अच्छा विकास हुआ। साहब, उसका विकास होता रहा, मैंने वो जिंदा करते रहे इसको। और मैंने सुना है कि राज दरबारों में जी, रात भर महफिलें चलती थी। हाँ, और वो सुबह तक राजा महाराजा हाँ, ये तो मर्जी सुनते मूड थे। पे था। तो मैं ये पूछना चाहता था, क्या हमारे यहाँ ऐसे समय के राग होते हैं, जो कुछ राग सुबह में गाए जाते हैं, या कुछ दोपहर में गाए जाते हैं, कुछ हाँ, रात में गाए जाते जी, हैं, जी। कुछ भोर में गाए जाते हाँ। थे? तो आपको पिताजी ने इन सभी रागों की तालीम दी? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना मेरी तालीम लगभग 22 बरस हुई, और 22 बरस के बाद जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मेरे बड़े बाबा का, तो मैं इत्तेफाक से मौजूद नहीं था उस वक्त। तो ये मालूम हुआ कि वो ये कह रहे थे, मैंने उनका उधर तो दम निकल रहा था, उधर वो ये कह रहे थे कि क्या बताएं, मैं अपने बेटे अपने रशीद को बता नहीं पाया, कुछ सिखा नहीं पाया, कुछ बता नहीं पाया। अरे वाह। और वो दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह, मुझको 1 साल और जिंदा रख ले तो मैं अपने बेटे को कुछ बता दूं। उस 22 बरस के बाद भी, मतलब पुराने जमाने में लोग कहते 12 साल सुनना, 12 साल हाँ। सीखना, और उसके बाद फिर गाने की कोशिश करना। मेरे जो दादा थे मेहताब खां साहब, वो उनके वालिद ने मेरे उस्ताद मेरे परदादा चांद खां साहब, उन्होंने 60 बरस बैठाल के गवाया अपने बेटे को, मेहताब खां साहब को, उस्ताद मेहताब मेरे दादा को। और 60 बरस के बाद तब उन्होंने कहा कि अब तुम बाहर जाने के काबिल हो, अब जाओ। तो इतनी कठोर साधना के बाद लोगों को गाने के लिए या बजाने के लिए एक मौका मिलता था, और फिर वो अपनी जो काबिलियत है हाँ, उसको वो साबित करते थे। बिल्कुल जी। ये पुरानी मतलब परंपरा थी। जी। और आजकल तो जमाना बदल गया है। आपको तो मतलब जब आप इशारे में या नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप सिखाते हैं, तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो बदलाव आया है, बहुत बदलाव हो गया। तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। अब तो ये है कि किसी राग को डिटेल से सीखना वो लोग तो गलत बात, मैंने उसकी गहराई तक नहीं जाते। मैंने बीच से कुछ कर लिया, हो गया। जैसे तोड़ी है, भैरव है, पूरिया है, मारवा है, उसकी रकम सब राग में है, कोमल रकम बोल रही है, मगर उसका बैलेंस कैसा था कि वो लगाइए तो ये रकम भैरव की है, ये तोड़ी की है, ये पूरिया की है, ये मारवा की है, ये आपके श्री की है। अब इसका कोई इम्तियाज नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोमल रकम है। खान साहब, दरख्वास्त ये करूंगा कि आपने जिन रागों का नाम लिया, उन रागों में कोमल रिखब का क्या स्थान है, वो थोड़ा आप हमें उसका उदाहरण थोड़ा सुनाएंगे। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात होगी। भैरव की रकम
सीढ़ी की रकम साहब कोई 3 ताल की मारवा की कोई बंदिश आप सुनाएंगे? पहले का मारवा सुनाओ या आपका मारवा सुनाओ? पहले का भी सुनाइए, अब का भी सुनाइए। अच्छा, दोनों सुनाइए। देखिए ऐसा है कि पूरिया और मारवा, पूरिया पूर्वांक राग है, ये सभी गुणीजन मानते हैं, और मारवा उत्तरांक राग है। मगर आजकल के ज़माने में मारवा पूर्वांक करके गाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ उत्तरांग जो कह दिया गया कि उत्तरांग का राग है तो उत्तरांग ही करके उसको गाते हैं। जैसे एक कष्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने एक बात कही जिसमें कहा आपने पूर्वांग और उत्तरांग। मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को अगर आप पूर्वांग क्या होता है और उत्तरांग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता दे तो अच्छा रहेगा। पूर्वांग इधर का हिस्सा जो होता है राग का पहला हिस्सा वो पूर्वांग कहलाता है, और जो पंचम के बाद से उधर का हिस्सा होता है तारस्थान का वो उत्तरांग कहलाता है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जी इसको पूर्वांग और उत्तरांग कहलाता। तो मारवा पुराने जमाने में उत्तरांग में गाया जाता था, और आजकल के जमाने में कैसे गाया जाता है? पूर्वांग में गाया जाता है। लेकिन उसका अगर कुछ उदाहरण आप दे सके तो बड़ी अच्छी रहे। कान कंवर कान कंवर हमरो नाद नादन ब्रज राज नाय मन गो कान कंवर हमरो कान कंवर नंदन ब्रज राज नाय मन कान कंवर गमगरन धनर गमग मगर कान कंवर धनर गमद मदन रनि धनि गा मद 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 कान कंवर
श्रोताओं, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान, और हमारे आज के मेहमान हैं ग्वालियर घराने के सुप्रसिद्ध गायक उस्ताद अब्दुल रशीद खां। इनसे बातचीत कर रहे हैं संगीत समीक्षक अमरेंद्र ध्यानेश्वर। खां साहब, ये जो पूर्वांग प्रधान मारवा आपने सुनाया जी। उसको सुन के मुझे याद आई एक फिल्म सॉन्ग की। हमारे जो बहुत ही बुजुर्ग जाने माने संगीतकार है नौशाद साहब जी, उन्होंने फिल्म साज और आवाज में एक गाना कंपोज किया था, पायलिया बावरी। वाह। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को ये गाना हम सुनाएंगे। पायलिया बावरी बाजे, पायलिया बावरी बाजे, पायलिया मोरी झनन झनन झन झनन बाजे, पायलिया बावरी बाजे। आज सखी मोरे पीर घर आए, आज सखी मोरे पीर घर आए, देख देख सब जियरा जाए, बार बार मोरा मन लहराए, पायलिया बावरी बाजे, पायलिया मोरी झनन झनन झन झनन बाजे, पायलिया मोरी। सात सुरों के दीप जला के, सात सुरों के दीप जला के, प्रेम बीन की धुन पर गा के, आज नाचूं मैं पिया को पाके, पायलिया बावरी बाजे, पायलिया मोरी झनन झनन झन झनन बाजे, पायलिया मोरी। आपने और किन किन घरानों से आपने तालीम पाई? मैंने तो एक ही घराने से तालीम पाई, सुना सबको, आगरे वालों को भी सुना, आपके किराने वालों को भी सुना, जयपुर वालों को भी सुना, और खुद अपना गाना तो वही है। तो थोड़ी अगर आप याददाश्त बताएं जी। कि आगरे वालों को सुना आपने कहा, तो आगरे वाले मतलब कौन से गवैयों को आपने सुना उस जमाने के जो बड़े प्रसिद्ध गवैये थे? उस्ताद फैयाज खान साहब को सुना मैंने खूब अच्छी तरीके से। तो फैयाज खान साहब तो मेरे ख्याल से लखनऊ में रहते थे। हाँ, करीब करीब रहे, बहुत काफी लखनऊ। तो आपने उनको लखनऊ में सुनाया और कहीं सुना? लखनऊ में सुना, लखनऊ और रायबरेली को तो फासला बहुत कम है, 1 घंटे का रास्ता है मेरे यहाँ का। तो उनको सुन के जी, आपके दिमाग पर क्या इंप्रेशन रहा उनका? देखिए, जहाँ तक गायकी के ताल्लुक है, हम लोगों की गायकी कुछ और है, उनकी गायकी कुछ और है, कराने वालों की कुछ और है, अलग अलग ढंग है सबका अलग। और किराना घरानों से ताल्लुक रखने वाले कौन से गवैयों को आपने सुना? मैंने अब्दुल करीम खान साहब को सुना। और पटियाला घराने में कौन अच्छे गायक रहे? अब तो सब वो गायक ही नहीं है। जो लास्ट में बड़े गुलाम अली खान साहब थे,
और जो पहले के गायक थे वो सैयद मुराद खां और आपके मेहदी हसन खां, ये सब लोग थे, सब पुराने गायक। आपने बड़े गुलाम अली खां साहब को बहुत बार सुना है? बहुत बार सुना, मेरी संगत है, साथ रहे बिल्कुल। तो बहुत लोग कहते हैं कि वो ठुमरी बहुत अच्छा गाते थे। हाँ। तो आपकी क्या राय है? हाँ, सब अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। हमने सुना है कि आप भी ठुमरी बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं साहब, मैं ठुमरी, मेरे यहाँ ठुमरी नहीं गाई जाती, बल्कि अब तो रवाज ज़माना गाने लगा हूँ मैं। मेरे यहाँ तो असल में ध्रुपद धमार की तालीम शुरू में मेरे यहाँ ध्रुपद धमार की तालीम, और उसके बाद फिर ख्याल। ठुमरी या बंदिश की ठुमरी? जी, मैंने सुना कि बंदिश की ठुमरी बहुत अच्छी तरह से हाँ, गाते हैं। बंदिश की ठुमरी। तो बंदिश की ठुमरी का कुछ उदाहरण हमारे श्रोताओं के लिए आप दे दें। घन घटा घेर दुख दीना, घन घटा घेर दुख दीना रे, घन घटा घेर दुख दीना दीना रे, घन घटा घेर दुख दीना रे, घन बादर कार देख डर लागत, ऐसी समय पिय गए विदेश, घन घटा घेर दुख कार देख डर लग, ऐसी समय पिय गए विदेश, घन घटा घेर दुख दीना। रोम झोम रिम झिम बरसत घन, रोम झोम रिम झिम बरसत घन, बिन दर्शन तरसत बिरहन, कहूँ कासे कहूँ सो मित्र नहीं, जो जाए कहे इतना संदेश, घन घटा घेर मोर करोर कोकला, पवन जिकोरत सुनी से जे घर, आजाऊ न आए विदेशी देश, दामिनी इत उठलप जब धमकत, इत मदन मचावत शोर सजनी, चांद बिना कल कैसे पड़े, जब पाऊं तरस छूटे कलेश, घन घटा घेर दुख दीना। वाह वाह। ये जो बंदिश की ठुमरी है जी, उसको सुन के फिर मुझे एक फिल्म सॉन्ग की याद आ रही। फिल्म मीरा में वाणी जयराम ने एक गाना गाया था, उस गाने को हम हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो खास साहब कैसा रहेगा? हाँ साहब, बिल्कुल सुनाइए बाबा। पंडित रविशंकर जी ने उसकी धुन बनाई थी। अच्छा, क्या और गाने की बोल है, मैं सावरे के रंग राची। वाह। मैं सावरे के रंग राची, मैं सावरे के रंग राची, साजी सिंगार बांध पग घुंघरो, लोक लाज तजना, मैं सावरे के रंग राची, मैं सावरे
राजी। खां साहब, आप बोल बाट की ठुमरी ऐसा शब्द प्रयोग किया जी, तो थोड़ा उसको आप समझा सकते हैं आप? मैंने जो ठुमरी आपने कही है
कर बुझिया हरे ये जो ठुमरी आपने गाई ये बनारस की ठुमरी है, तो क्या यही पूरब की ठुमरी है? हाँ, यही पूरब की ठुमरी कहलाती है। मैं आपको ये भी एक आपसे दरख्वास्त करूंगा जी कि कुछ ऐसा आप एक हमें एक कंपोजिशन सुनाएं, जी रचना सुनाएं जो आम रागों में नहीं हो, क्योंकि आपको अलग अलग किस्म के राग आपको मालूम है, आपने उनके ऊपर माहिरात हासिल की है। जी जो वक्र राग है, जोड़ राग है, तो ऐसा कुछ कंपोजिशन आप हमें सुनाइए और राग का नाम भी हमें बताइए, क्योंकि हमारे श्रोताओं को भी वो मालूम पड़े। रब मुझसे हट ही करत है जोड़ीड शहरों के मोरी गैल छैले नाही माने मुझसे हट ही करत आए जोड़ीड आए जोड़ीड रोग मोरी गैल छैले नाही माने मुझसे हट ही करत आए जोड़ीड रोग मोरी गैले छैले नाई माने मुझसे हट ही करत आए जोड़ीड रोग मोरी गैले छैले नाई माने मुझसे हट ही करत। साहब, इस राग का नाम क्या है? ये हमेरी बिलावल है। हमेरी बिलावल। हमारे यहाँ प्रोग्राम की समाप्ति भैरवी से हमेशा की जाती है, तो आपसे मैं ये प्रार्थना करूंगा कि भैरवी की कोई चीज आप हमें सुनाएं। लंगर लंगर ढीठ मोहे छेड़ते चलते बैठ लंगर ढीठ मोहे छेड़ते चलत बैठ लंगर ढीठ मोहे चलत बड़ लंगर ढीठ मोहे छेड़त चलत बट छेड़त चलत बट छेड़त चलत बट
बट जड़त चलत लगर ढीठे हुए जड़त चलत बट पान घट के घाट पानिया भरन देत जमुना के ठाठ गावा रे नट खट लागर रे दे मोरे छेड़ते छेड़ते जलते बटले छेड़ते जलते बट छेड़ते जलते बट छेड़ते चलते बट छेड़ते जलते बट छेड़ते जलते बट छेड़ते जलते बट लगर ढीठे मोहि छेड़ जाओ सैया हटो जाओ जाओ सैया बतियाँ बनाओ न मुझसे जाली बतियाँ बनाओ न मुझसे जाल रहन बिताए साथ संग छाए वो रही आए दंद को ठहरे जाओ सैया हटो जाओ जाओ सैया जाओ सैया जाओ सैया हटो जाओ जाओ सैया हटो जाओ 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 सैया हटो जाओ जाओ सैया हटो जाओ सैया बतियाँ बनाओ न मुझसे जाए रहन बिताए साथ संग जाए वो रही आए नंद को ठहरे जाओ सैया करो नारार रतन पिया करो नारार रतन पिया मोसे न बोलो जरत जिया करो नारार रतन पिया मोसे न बोलो जरत जिया चलो हटो जाओ लाख मनावो चलो हटो जाओ लाख मनावो अब तो बरो है मन में मैल जाओ सैया हटो जाओ सैया हटो जाओ 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 सैया हटो जाओ जाओ सैया जाओ सैया री खां साहब, भैरवी हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय रागिनी रही है। फिल्म संगीत में भी बहुत ही व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल किया हुआ है जी। शंकर जयकिशन साहब ने फिल्म पतिता में एक गाना कंपोज किया था, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल की मैंने
जो ख्वाब रातों में भी न आया वो मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। आप अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छी जानकारी और अच्छा संगीत दोनों हमारे सामने पेश किया, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हमारे मेहमान थे ग्वालियर घराने के जाने माने गायक उस्ताद अब्दुल रशीद खां। इनसे बातचीत कर रहे थे संगीत समीक्षक अमरेंद्र ध्यानेश्वर। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपके लिए प्रस्तुत किया रूपाली रूपक ने। आज के मेहमान।